Hey everyone, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेड रोज क्लासेस। एंड आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बिगनिंग से कार्बन चैप्टर के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे आप लोगों के कि सर कार्बन थोड़ा सा ब्रीफ में कर देते हैं। सेटल डाउन फास्ट, लेट द डोर बी ओपन, डोर खुले रहना। सो अभी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दिया और द साइड, तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में सबने सुना होगा कि बेसिकली साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है ही, तो केमिस्ट्री के अंदर भी फर्दर सब ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी फर्दर सब ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहले जो केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं क्लासिफिकेशन अच्छे से बता दूं तुम लोगों को, तो हम लोग 4 तरह के ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, और एक होता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अपन जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, मोलारिटी, मोलालिटी, तो ये सारे कैलकुलेटिव पार्ट, क्योंकि फिजिक्स भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमारा मिक्स्ड पार्ट आ जाता है। ऑर्गेनिक को हिंदी में हम कहते हैं कार्बनिक, ऑर्गेनिक को हिंदी में हम कहते हैं कार्बनिक, यानी कि कार्बन से रिलेटेड जो भी फैमिली होगी वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जब हम 12th में जाएंगे तो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, 4 क्लासिफिकेशन जो है, इसमें एक 1/4 पार्ट, 1/4 नहीं बोलूंगा इसको मैं, ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट, ठीक है, या 1/3 पार्ट, 33% से 35% तक आपका सिर्फ ये कार्बन चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आधा तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आधा से थोड़ा कम इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये इतना चैप्टर कार्बन इंपॉर्टेंट है कि आपको 12th क्लास में साइंस लेने पे ये डिसाइड करेगा कि आपको साइंस लेना है कि नहीं, केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री वाले लाइन में जाना है कि नहीं। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक हो गया। अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझना, हाइड्रोजन, जैसे हम लोग इक्का, एल्यूमिनियम, इक्का, बोरोन सब पढ़ा हुआ ना, मेंडलीव का, डोवेर्नियर का, ये सारा चीजें, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, सबके बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री नाम से पता लग रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि हम लोग के बॉडी में भी आपने सुना होगा डीएनए। डीएनए क्या होता है फुल फॉर्म? डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि एसिड कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है और हमारी बॉडी के अंदर है। और हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में केमिस्ट्री का यूज होता है, या फिर कोई टैबलेट्स भी हम खाते हैं, तो टैबलेट्स क्या होते हैं? केमिकल्स ही होते हैं। या फिर बहुत सारी चीजें, जैसे बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सारों के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी ओज होते हैं, ये सारे हमारे माल्टोज, लैक्टोज, सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स, सुना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? बॉडी के लिए जरूरी होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बो का मतलब कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब वाटर, और जिसका भी फॉर्मूला होगा CX और H2OY, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, एक दिक्का दुक्का को छोड़ के। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की बात करूं, C6H12O6, अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा C के नीचे 6, और H2O में भी मैं 6 कॉमन ले रहा हूं। 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो ये क्या हो गया हमारा CXH2OY के फॉर्म में आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग शुगर की बात करें, चीनी, C12H22O11, अगर अपन यहाँ पर C12 रखते हैं और H2O के नीचे मैं 11 रख दूं, तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, तो दिस इज सुक्रोज, दिस इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा इन्वर्टेड, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो यानी कि एक तरह से ब्रॉडली समझा जाए तो कार्बन की इंपॉर्टेंस इसमें भी है, कार्बन की इंपॉर्टेंस इसमें भी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। तो कार्बन तो ये पूरी दुनिया ही है इसकी, और फिजिकल में भी कैलकुलेशन में चलो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। यानी कि टोटल मिला जुला करके देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर केमिस्ट्री का एक तरह से बैकबोन है, और यही चैप्टर एक पूरा बुक बनेगा अगले साल 12th क्लास में अगर आप चाहेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इसके बेसिक्स अगर हमारे पास नहीं होंगे, इफ यू डोंट हैव द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ कार्बन,
दैट मीन्स हम लोग आगे केमिस्ट्री या नीट IIT या फिर हम लोग 12th का भी बोर्ड हमारे लिए एक पहाड़ से कम नहीं होगा। इसीलिए बेसिक थिंग इज कि इसको अच्छे से समझें, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हुए। आज हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो कार्बन का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, और इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे की वीडियोस में भी फिर आपको भी बताएंगे और आगे तुम लोगों को भी समझ में आएगा। टोटल हम लोग का 4 से 5 सेशन का ये क्लास होना चाहिए ऑलमोस्ट, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद से IUPAC नोमेनक्लेचर सिर्फ 10th नहीं 12th नहीं नीट लेवल तक का भी, मैं IIT या लेवल का भी कुछ करा दूंगा, ताकि तुम लोगों को वहां भी कोई क्वेश्चन दिखे तो तुम लोग शॉक ना हो जाओ कि अरे ये क्या होता है। जैसे कल मैं स्ट्रक्चर दिया तुम लोग बनाए तो तुम लोगों को लगा कि अरे यार ये कितना खतरनाक है, लेकिन वो जेई वाले नीट वाले भी वैसे वैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो जब तक इनका क्या होता है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तुम सब कर सकते हो, नहीं तुम भी जेई निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो बोर्ड भी नहीं निकलेगा। इसीलिए इन चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन ऑफ दिस चैप्टर। कार्बन जो चैप्टर है हमारे पास, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। एटॉमिक नंबर कितना है 6। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन हीलियम हमें याद है तो हाइड्रोजन हीलियम नंबर यानी कि 6 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। तो कार्बन का नंबर 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, ठीक है। कार्बन का एक भाई और है, उसके पास भी 6 ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं NP लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। N फॉर नंबर, P फॉर प्रोटॉन। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। एक कार्बन है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 6 है, और एक कार्बन है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 8 है। तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा 8th 9th में। तो इसका क्या हो जाएगा 6 + 6 इज 12 यूनिट्स। इसका 6 यूनिट्स 6 यूनिट्स 6 यूनिट्स 8 यूनिट्स। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 14 यूनिट्स। यानी कि मास को हम ऊपर लिखते हैं 12 और यहाँ पे मास हो गया 14। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, किसी को कोई डाउट, क्लियर। तो जब सेम होगा नंबर और डिफरेंट होगा मास, तब ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसो का मतलब सेम, टोप्स मतलब नंबर बट डिफरेंट मास, यानी कि सेम नंबर डिफरेंट मास, तब इसको अपन क्या कहेंगे आइसोटोप्स। अंडरस्टूड एवरीवन, पक्का। अब यार ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा तो नहीं लग रहा है किसी को, बेटे पड़ जाएगी किसी दिन। मैं कहूँ हवा खांसने लगी मेरे पे ठंडी ठंडी, ठीक है तेरे को लग रही थी मतलब ठंडा ना। चलो अब आ जाते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के 3 भाई है। हाइड्रोजन इसका नंबर 1, ये हाइड्रोजन इसका भी नंबर 1, ये हाइड्रोजन इसका नंबर 1। जाहिर सी बात है जब नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1। इसके पास भी एक प्रोटॉन, इसके पास भी एक प्रोटॉन, मतलब तीनों के पास एक एक प्रोटॉन है, इसीलिए तीनों का नंबर 1 1 है। सबको समझ में आया। ये जो हाइड्रोजन है जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज्यादा H के सिंबल से, उसके पास न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 0। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 + 0 इज 1, यानी कि इसका मास हो गया 1। दूसरा जो हाइड्रोजन है इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 1, तो मास कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर इसकी मास हो गई 2। तीसरा जो है इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 2, तो 1 + 2 इज 3। ये वाला जो है ये बहुत कम एग्जिस्टेंस में। जो सेकंड वाला है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रियम। जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्यों प्रोटियम, क्योंकि प्रोटॉन है सिर्फ, न्यूट्रॉन था ही नहीं। ड्यूट्रियम, ड्यू मतलब 2 चीजें हैं, 2 मास, और ट्रीटियम, ट्री मतलब 3, क्या है 3 मास। तो हाइड्रोजन के 3 भाई यानी कि 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। हमने सुना है पानी, पानी का फॉर्मूला H2O। वाटर सुना हुआ ना सबने, देखा हुआ है, अभी देखा ही, बोलो भाई देखा है ना, देखा है पहली बार। और वाटर के बाद एक और पानी आता है, कौन सा पानी, हैवी वाटर। हैवी मतलब भैया ये तो धरती पे बहुत कम है, तो पानी का जब हाइड्रोजन हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा,
तो यहाँ पर लगा देते हैं D2O। H का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2। एक आदमी 1 किलो का, तो 2 आदमी 2 किलो का। ऑक्सीजन का मास 16। याद होना चाहिए ये चीज, पीरियोडिक टेबल में सब दिया हुआ है, कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स का याद कर लेना। तो इसका मास हो जाएगा 2 × 1 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन था तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि टोटल मास कितना 18 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? क्या नाम है? रूपांशी। क्या? रूपांशी। रूपांशी। D2O, D 2 है, लेकिन D का मास कितना है? D का मास 2 है। कहां से 2 है बताओ? क्या नाम है? त्रिशा। कहां है D का मास 2? 3 है ना, 2 है। कहां है? ये बीच वाला मास कितना है? 2। तो इसीलिए मैं 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास 16, अभी ऊपर लिखा मैंने। तो देखो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 × 1, ऑक्सीजन के लिए 16, तो 6 2 1 या 2, 2 + 16 is 18। यहाँ 2 2 4, 4 + 16 is 20। अब इसका मास ज्यादा है कि इसका नीचे वाले का, तो नीचे वाले का मास ज्यादा है, इसीलिए ये वाले पानी को हम बोलते हैं हेवी वाटर, और ये वाला हो गया नॉर्मल वाटर। अब आज से कोई भी पूछे कि हेवी वाटर क्या होता है, बता देंगे हेवी वाटर D2O। क्लियर? वाटर क्लियर हो गया, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्लियर हो गए, कार्बन के आइसोटोप्स क्लियर हो गए। अब आप सोचोगे कि सर ये हाइड्रोजन कहां से आ गया कार्बन चैप्टर में? क्योंकि कार्बन चैप्टर में एक अगला यूनिट आएगा हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की इतनी अच्छी मतलब सुदामा और कृष्णा जैसी दोस्ती है, तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा इकट्ठे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में बता दिया कि इसके जब भाइयों के बारे में बता रहा हूं तो इसके भाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है? गीता, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। क्लियर? गीतांजलि, सिद्धि, कोई डाउट? क्रिश, करण, सबको क्लियर? ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कार्बन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कार्बन के थोड़े से स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आई थिंक सब लोग नोट्स बना लेंगे वीडियो देख करके, है ना? वीडियो शूट तो हो रहा है ना, पता लगेगा कि पीछे ऑन ही नहीं था कैमरा पे, आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर के, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के अगर बारे में बात करें तो कार्बन का नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है सबको? पता है सबको? 9th में क्या होता है? फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। ठीक है, इतना भी नहीं पता है तो रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था हमने, बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा होगा कि कोई भी एटम जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर साइड में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं? के शेल। सेकंड शेल को हम क्या कहते हैं? एल शेल। थर्ड शेल को एम, फोर्थ को एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। देखो कोई भी एटम जो होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं। जिस तरीके से सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है और ऑर्बिट्स में प्लैनेट मूव करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि सोलर सिस्टम के अंदर एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट होता है, लेकिन यहाँ पर किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2n², वेयर n जो स्मॉल n है, n क्या है? नंबर ऑफ शेल। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 × 1², तो कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? क्या नाम था भूल गया मैं, त्रिशा। L सेकंड 2 × 2², 2² is 4, 4 2s are 8 electrons. Similarly, if you are talking about the third cell, what will be the formula? 2 × 3², 3² is 9, 9 2s are 18, यानी कि थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18। एंड सिमिलरली अगर फोर्थ की बात करें तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि जोर से बोला करो, थोड़ा बोल्ड, क्लियर, लाउड, क्रिस्पी। मैं ही पढ़ाऊँ, मजा आएगा? मैं थोड़ा खा पी करके एकदम आओ, एकदम मजे से, एकदम तब एनर्जेटिक रहता है ना? लड़कियां चांद पे चढ़ गई, हमें हमारे यहाँ से आवाज ही नहीं निकल रही, जोर से एकदम बुलंद आवाज इतना हो कि हाँ भाई यस सर, अंडरस्टूड सर, ये कैसे है? एकदम बेझिझक पूछा करो डाउट,
ये मत सोचो सर है, सोचो भैया है एकदम, भाई बता मेरे को कैसे आया ये, समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया तो पूछा करो लास्ट तक, जब तक समझ में ना आए। जब समझ में आ गया फिर तो बोले मोल जाके, वरना नीलेश की तरह सिर हिलाते हो ना कोई कंडीशन, उसको लग रहा है देखूंगा नहीं, है नीलेश। चल, यानी कि हमने देखा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये मैक्सिमम है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैक्सिमम, यानी कि इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब एक चीज याद रखना है, किसी भी एटम का जितना नंबर होगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही उसके पास, जब तक वो न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल और चार्ज एटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन न्यूट्रल के बारे में हम लोगों ने अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर कार्बन का नंबर 6 है, यानी कि इस कार्बन का अगर नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, Z से। इसको Z पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन Z होता है, एक्चुअली में Z वर्ड होता ही नहीं, Z नाम का लेटर होता ही नहीं है अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग Z से पढ़ते हैं। Z कितना हमारे पास 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6। हालांकि हम लोग 12 नंबर वाले केस देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 ही हो जाएगा। तो कोई भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने कितने हैं, ये रिप्रेजेंट जब करते हैं तब उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे हमने मेटल एंड नॉन मेटल में भी अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, 9th और 8th में तो खैर पढ़ाई दिया जाता है, बेसिकली स्टार्ट किया था, नहीं तो 10th में तो मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन 6 रोटियां हैं, खाने वाला ये बैठा, तो खाने वाला क्या करेगा, पहले वाले को खिलाएगा, उसके बाद बचेगा तो दूसरे वाले को, उसके बाद बचेगा तो तीसरे वाले को। अब 6 रोटियां हैं, पहला वाला कितनी रोटी खा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2। पहला वाला कितना खाएगा 2, दूसरा वाला 8 खा सकता है। लेकिन 6 रोटी में से अगर 2 रोटी हमने पहले वाले को खिला दिया तो बचा कितना 4। दूसरे के पेट में 8 की जगह है, लेकिन मेरे पास खिलाने के लिए 4 ही रोटी है, तो 4 ही दूंगा ना, इसीलिए मैंने लिखा फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 4। यानी कि जो हमारे पास कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आई 6 नंबर कार्बन, इसका स्ट्रक्चर है फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, यानी कि सिंपल सा एक न्यूक्लियस, यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। लेकिन अगर इसको भरना होता तो अभी इसको 4 चाहिए और तब 8 होगा, क्योंकि सेकंड की कैपेसिटी कितनी है 8 की, सेकंड की कैपेसिटी कितनी है 8 की, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है मान लेते हैं, तब जाकर के इसका मास कितना हो जाएगा 12। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है, और यहाँ पर 1 2 फर्स्ट सेल में और 4 है सेकंड सेल में। एकदम ध्यान से समझना, कोई भी एटम चाहता है कि उसका जो आउटर शेल है वो भरा हो, आउटर शेल है वो भरा हो, या तो भरा हो या तो वो हो ही ना। तो अगर इसको भरना है तो इसमें और कितने चाहिए 4, कितने चाहिए 4। तो 2 तरीके से भर सकता है ये। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 है, अगर मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से ला करके दे दूं तब इसके पास 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है त्रिशा, क्योंकि इसको सेकंड में कितना स्पेस है 8 का, अभी सेकंड में प्रेजेंटली कितना है 4। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स अपन कहीं से ला करके दे दे तो 4 पहले था ही, 4 मिल गया तो 8 हो गए। अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, जब मैं C को मान लो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो ये बन जाएगा C4 माइनस आयन, लेने वाला कौन सा आयन बनता है एनायन, पता है ना, पता है कि नहीं पता है। और जब ये कार्बन में से मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब क्या होता है, देखो ये 4 थे 1 2 3 4, अगर ये चारों चले जाते माइनस कर देता मैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बन जाता। अब तो वो शेल ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें जब कोई रहने वाला ही नहीं है तो घर क्यों बोलेंगे उसको। अरे बस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। हाउस मतलब बना बनाया रखा हुआ है, होम मतलब जिसमें पूरी फैमिली आ जाती है। अब यहाँ तो ये हाउस बन गया होम से, तो जब यहाँ पे कोई है ही नहीं तो उस सेल को बनाने की जरूरत नहीं है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 अब बच गए, तो अब यहाँ पर कार्बन फिर भी स्टेबल है, क्योंकि पहले वाला अब जो आउटर हुआ तो ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा आउटर, यहाँ पर सेकंड वाला आउटर था, लेकिन जब ये चारों चले गए रिमूव कर दिया हमने, तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाला ही आउटर बनेगा, क्योंकि सेकंड वाला तो है ही नहीं। लेकिन क्या फर्स्ट वाला फुलफिल्ड है, यस। यानी कि अगर कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये बन जाएगा C4 पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन,
तभी ये स्टेबल है। या तो कार्बन इस तरीके से स्टेबल करो या तो कार्बन इस तरीके से स्टेबल करो। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया अभी तक? हिमांशु आ रहा समझ? सबको आ रहा है? रणदीप पक्का? अब देखो, कार्बन ना ये वाला काम करेगा ना ये वाला काम करेगा, दोनों में से कोई काम नहीं करता है। ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कार्बन 4 देगा क्यों नहीं, इसको समझते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब मेरी बॉडी के पास अगर एनर्जी होगी नहीं तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं। सिमिलरली तुम सुन रहे हो मेरे लेक्चर को, अगर तुम्हारे पास एनर्जी होगा नहीं, तुम बेहोश पड़े थे अस्पताल में से कोई लाकर के बिठा दिया कि सचिन सर क्लास पढ़ो, तो क्या वो बेहोश आदमी पढ़ेगा? उसको तो होश ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है उसके अंदर, पहले तो उसको ग्लूकोज वगैरह देने की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि कोई भी काम करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। सिमिलरली अगर कोई एटम को इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देना है, तो देने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो जब मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, और कार्बन के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4-4 इलेक्ट्रॉन को दे दे। कार्बन हैज नो मच एनर्जी टू डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जब इसके पास एनर्जी है ही नहीं तो ये कहां से देगा इलेक्ट्रॉन? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता है। क्लियर? पक्का? अंडरस्टूड? जवाब नहीं आ रहा है? यस सर। अभी भी नहीं आ रहा है? यस सर। और थोड़ा सा जागो ग्राहक जागो। अंडरस्टूड? यस सर। लग ही नहीं रहा यार नेटवर्क को, बच्चे थोड़ा चिल्लाओ चीखो। अंडरस्टूड? यस सर। हाय हाय यस सर। अंडरस्टूड? मौज कर दी सर। मौज कर दी, बस मौज कर दी। मांझू बोल रहा था ना? चलो समझ में आ गया ना सबको? आया समझ में? अब ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन तो ये देने की बात होगी। अब अगर लेने की बात होगी फिर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तब, तो देखो यहां पर मान लेते हैं ना कि कार्बन का जो ये 6 है ना, 6p, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 6 पति, 6 पति, चाय पति ऐसा होता है ना, ये 6 पति, लेकिन ये हस्बैंड वाला पति मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बेचारा 6 पति या 6 पत्नियों को झेल रहा था। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, 6 प्लस वाले 6 माइनस वाले को झेल रहे थे। अब 4 और कहीं से आ रही है, कह रही है हमें भी झेलो। बेचारे 6 के 6 सुसाइड कर लेंगे, उनका तो हजम होगा नहीं। जब हजम होगा ही नहीं तो क्या वो लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? चलो एक का खर्चा कहीं से मान लो 6 लोग थे यहाँ पे और 6 इलेक्ट्रॉन था, इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार एक कोई आ रहा है माइनस, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, दे देंगे खर्चा पानी। तो इसके देखा देखिए एक और आ गया, फिर इसको देख के एक और आ गया, फिर एक और आ गया, तब तो ये बोलेगा मैं मर रहा हूं, जाओ। यही होगा। यानी कि कार्बन के न्यूक्लियस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों का लोड सह सके। इलेक्ट्रॉन के लोड को बियर करने के लिए, अब जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक चीज होती है जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, या फिर जो हम लोग पढ़ेंगे कि एंथैल्पीज क्या होती है। तो एंथैल्पी होता है एनर्जी पर मोल। तो एनर्जी मतलब लेने की शक्ति इसके पास उतनी नहीं है, इसको सह नहीं सकता है। तो जब कार्बन के न्यूक्लियस के पास इतनी क्षमता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो ये ले भी नहीं सकता है, और एनर्जी नहीं है देने की, तो ये दे भी नहीं सकता है। तो स्टेबल होगा कैसे? जब वो लेगा नहीं, जब वो देगा नहीं, तो स्टेबल कैसे होगा? तब यहां पर ये क्या करेगा? शेयर करेगा, यानी कि कोवैलेंसी शो करेगा। अब कोवैलेंसी क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? तुमसे पूछ रहा हूं, कितने उंगली है? नाम भूल गया, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, क्या नाम है आपका? रूप बोलूंगा मैं, ठीक है? शॉर्टकट ये, ठीक है। रूप बताओ मुझे कितने उंगलियां हैं, बाकी की 3 क्या है? चलिए एक थंब है तो 2 फिंगर से इधर। कितनी है? 2 फिंगर के तो बाकी 3 उंगलियां नहीं है? है। है। कितनी है फिर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 5 हो गई। 5। कितने उंगलियां दिखा रहा हूँ मैं? 2। 3 नहीं दिख रहे हैं। खुद से दिख रहा है, पर आपने फोल्ड की हुई है। मैंने ये तो नहीं पूछा, मैं पूछा कितने दिखा रहा हूँ मैं? 2। बाकी 3 दिख नहीं रहे मतलब? 5 दिखा रहा हूँ ना मैं। कितनी उंगलियां बेंड है? कितनी बेंड है? 3। कितनी स्ट्रेट है? 2। यही हम स्पेसिफिक आंसर देना है बोर्ड में या एग्जाम में। हमसे पूछा जाएगा, एकदम लगेगा अरे आंसर ये होगा, तुरंत देखते साथ टिक मार देंगे। लेकिन स्पेसिफिकली पूछा गया है, स्मार्टनेस यही होगा। नहीं यार, पूछा क्या गया है, कितने दिख रहे हैं,
दिख तो सारे ही रहे हैं, आंसर होगा 5, हम टिक लगाएंगे 2। वी नीड टू बी स्मार्ट, अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट एनफ टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और ध्यान से एकदम। तो चलो अब हम बात करते हैं कोवेलेंसी की, ये क्लियर हो गया? ठीक है, कोवेलेंसी बहुत आसान सा टॉपिक है, उसको बस मैं करा देता हूँ। इसका हाथ दर्द हो गया होगा हमको लग रहा है। सेकंड पार्ट किया जाएगा क्योंकि 25 मिनट हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा देर और, कोवेलेंसी 3 मिनट 4 मिनट का होगा, फिर कंप्लीट कर देंगे इसको। देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। कोवेलेंट का मतलब होता है, कम कर दो सर। बंद कर दो इसको, इसी बंद कर दो। 30 पकड़ चलो मैं बंद कर दूं, इसको हाँ। करेंगे थोड़ी देर। ठीक है, ठंड लग रहा था बोल दिया करो, मुझे विरक्ति थी तभी ये उधर को घुमा दिया। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने सुना होगा H2, O2, N2, ठीक है? 3 एग्जांपल बताऊंगा, H2 का, O2 का, N2 का। अब यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, जैसे फर्स्ट केस में देख रहा हूं। कभी भी याद रखना, बॉन्ड्स हमेशा हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। किन से बनेंगे? यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में होंगे वही बॉन्ड पार्टिसिपेट में रोल प्ले करेंगे। जैसे कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2 हाइड्रोजन बना दिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का आउटर में 1-1 होते हैं, होता ही 1 है तो उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के एटम की अगर बात करूं तो इसके फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में कितने अट सकते हैं टोटल? 2। तो इसको 1 और चाहिए। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन है, उसको भी 1 और चाहिए, तो दोनों बोलेगा चल शादी कर लेते हैं। यानी कि इस हाइड्रोजन की फैमिली में एक लड़का था और एक बहू आ गई, तो इसके घर में कितने लोग? 2। तो ये हाइड्रोजन प्राउडली बोलेगा कि हाँ मेरी फैमिली कंप्लीट है, मेरे घर में 2 लोग हैं। सिमिलरली ये बोलेगा कि अरे मेरी बेटी थी, एक दामाद जी आ गए, तो मेरे घर में भी कितने लोग? 2। यानी कि देखने वालों को ये लगेगा कि अरे इसके घर में 2 लोग हैं, एक बेटी एक दामाद, और इसके घर में एक बेटा और एक बहू। Isn't it? इसको तो बेघर तो कर नहीं देंगे कि चल तेरी शादी होगी निकल, बहुत परेशान कर रखा था, इसको नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये म्यूचुअल शेयर हुआ आपस में, यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरे में, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे में। ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटेड इन दिस फैमिली, दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटेड इन दिस फैमिली, यानी कि दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड अमंग दिस 2 families. Similarly, if we talk about this O2, let us take the example of O2. We have 2 oxygen. One is here, one is here. The number of oxygen is 8. The first shell consists of 2 electrons, second shell consists of 6 electrons. As I have already said that only the outermost electrons will participate in bond formation. Therefore, I will put 6 dots over here in this way. Getting it? Similarly, this oxygen will also have 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ 6 लोग हैं, यहाँ 6 लोगों कितने की कमी है? 2 की। इसको कितने की कमी है? 2 शादी कराओ, एक यहाँ एक यहाँ। ये ऑक्सीजन बोलेगा 6 बेटे थे, 2 बहुएं आ गई, तो फैमिली में 8 लोग। 6 बेटियां थी, 2 दामाद आए, तो इसकी फैमिली में भी। तो यहां पर 2 शेयर हुआ बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा, और यहां पर शेयरिंग हो रहा है, यानी कि उसके घर में भी काउंट हो रहा है और इसके घर में भी काउंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि शेयर होता है। वैसे ही N2 में 3 होगा, 3 होगा। नाइट्रोजन नंबर 7, फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, सेकंड में 5, तो यहाँ पर 3 शेयर हो जाएगा। ये बोलेगा मेरे घर में 8, ये बोलेगा मेरे घर में 8। गॉट इट? तो ये कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट। तो कार्बन भी ऐसे ही करेगा, देगा और लेगा नहीं, शेयर करेगा। तो कैसे शेयर करेगा, कैसे बॉन्डिंग बनेगी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। एंड yeah, ending up this video right here. Thank you so much for watching. I hope you have enjoyed. Goodbye. Jai Hind. हमको भी थैंक यू बोलिए पहले। Thank you to our